इतिहास की किताब से भूमंडलीकरण चैप्टर से हम एक और वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैली। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। क्या हुआ कि अफ्रीका में जो पशुओं में रोग फैला था वह था रिंडरपेस्ट, और जब अफ्रीका के जानवरों में ये रिंडरपेस्ट फैला तो वहाँ के लोगों की जो आजीविका थी वो प्रभावित हुई। यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन व भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को नई शक्ल में ढाल दिया। क्या था कि जो औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी, अफ्रीका भी यूरोपियों का उपनिवेश रह चुका था। तो जब रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी यहाँ अफ्रीका के पशुओं में फैली तो यहाँ के लोग बहुत अधिक प्रभावित हुए। कहने का मतलब है, चूँकि अफ्रीका कृषि प्रधान देश हुआ करता था तो यहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर ही निर्भर करते थे। तो जब यहाँ रिंडरपेस्ट फैल गया तो यहाँ के लोगों के आजीविका के साधन छिन गए, जिससे साम्राज्यवादी देशों को और बल मिला। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में ज़मीन की कभी कोई कमी नहीं रही, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। इसीलिए अफ्रीका में ज़मीन की अधिकता थी, क्योंकि आबादी कम थी। सदियों तक अफ्रीकियों की ज़िंदगी व कामकाज ज़मीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा। बहुत लंबे समय तक यहाँ के लोग उद्योग धंधों पर निर्भर नहीं करते थे, बल्कि कृषि और पशुपालन पर ही निर्भर करते थे। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। अफ्रीका की बात हो रही है कि यहाँ के लोग पैसे या वेतन पर काम नहीं करते थे। आप हमारा करा दीजिए और हम आपका करा देंगे, कुछ ऐसी व्यवस्था चल रही थी वहाँ पर। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम मिलते थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। कहने का मतलब ये था कि जो विनिमय था वह पैसों से नहीं होता था, या चीज़ों को खरीदा नहीं जाता था, बल्कि अपने प्राकृतिक संसाधनों का ही प्रयोग किया जाया करता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते तो आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते तो जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है। ये बात सच है, हम उस चीज़ को केवल कल्पना ही कर पा रहे हैं। अगर हम वहाँ होते तो ये बात पता चलती कि लोग किस प्रकार अपना जीवन यापन कर पा रहे थे। ऐसे हम लोग सुन रहे हैं तो हमें बड़ा अजीब लग रहा है कि पैसे से कोई वस्तु नहीं खरीदी जाती थी या लोग पैसे के लिए कार्य नहीं करते थे। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थी। क्या हुआ, 19वीं सदी के आखिर में जो यूरोप था या यूरोपीय शक्तियाँ थी, जो भी देश थे, वो अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र की ओर आकर्षित हुए। उनको लग रहा था कि यहाँ का जो भूक्षेत्र है, जनसंख्या कम थी और लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था और खनिज भंडार थे वहाँ पर, तो इस महाद्वीप को आकर्षित हुए। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे। उनको लग रहा था कि अगर इन खनिज भंडारों का दोहन करें और बागानी कृषि करवाएं तो यहाँ से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकता है, और जो लाभ मिलेगा उसे वापस यूरोप लेकर के जाएंगे। लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम ही नहीं करना चाहते थे। वहाँ पर ये समस्या थी, हम पहले ही पढ़ चुके थे कि वहाँ पर लोग पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे। ये समस्याएँ थीं। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन कोई बात नहीं बनी। बहुत कोशिश की गई कि मज़दूरों को भर्ती किया जाए, उनके लिए वेतन की व्यवस्था की जाए, लेकिन मज़दूरों ने वेतन पर काम करने से साफ इनकार कर दिया। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए, जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जबकि वो लोग वेतन पर काम करें। तो जब औपनिवेशिक शासन ने देखा कि यहाँ के मजदूर वेतन पर काम नहीं कर रहे हैं तो उन लोगों ने क्या किया, अफ्रीका के लोगों पर कर लाद दिए। अब कर का भुगतान तो काम से हो नहीं सकता था, कर के लिए तो उन्हें सीधी सी बात है काम करना पड़ेगा। जब करदाता बागानों या खदानों में काम करते हैं तभी कर का भुगतान किया जा सकता था। काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। एक कर लगा दिया, दूसरा
ज़मीन से हटाने के लिए, जो बड़े ज़मींदार थे उनको, काश्तकारों को ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून बदले गए और इस कानून के अंतर्गत पैतृक संपत्ति पर केवल एक ही पुत्र का अधिकार होगा। अगर परिवार में 5 लोग हैं तो 4 लोग बेकार हो जाएंगे, उनके पास कोई कार्य नहीं होगा क्योंकि उनके पास कोई ज़मीनें नहीं होंगी। ऐसा कानून बनाया गया यूरोपियों के द्वारा। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में धकेलने का प्रयास किया जाने लगा। ये एक उनकी चाल थी ताकि लोग उनके कामों में मजदूरी कर सकें। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया, उनके खुलेआम घूमने फिरने पर भी पाबंदी लगा दी गई। अब जब घर के परिवार के आधे लोग बेरोजगार हो गए, जिनके पास ज़मीनें भी नहीं थी, कुछ काम भी नहीं था, तो अब वो लोग उनके बागानों और खदानों में काम करने लगे, जहां उन्हें ज़बरदस्ती बंद कर दिया गया और उनके खुलेआम घूमने फिरने पर रोक लगा दी गई। तो कुछ इस तरह से अफ्रीका का समाज चल रहा था। तब तक वहाँ रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। मतलब जिस एक व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति थी तो जाहिर सी बात है उसके पास पशु भी होंगे, लेकिन तब तक यहाँ पर भयानक रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी फैल गई। सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में ये बीमारी दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में इरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। क्या था, पूर्वी अफ्रीका को कब्जा करने के लिए जो इटली के सैनिक थे, उन सैनिकों को वहाँ भोजन की व्यवस्था करवानी थी, जिसके लिए एशियाई देशों से जानवर लागे और उन्हीं एशियाई देशों के जानवरों में से किसी जानवर को ये पशु रोग रहा होगा, जो कि अफ्रीका पहुँचने पर वहाँ के पशुओं में धीरे धीरे फैलने लगा। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुँची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तक जा पहुंची। 5 साल बाद यह केप अफ्रीका का मतलब दक्षिणी हिस्सा जो एकदम दक्षिणी हिस्सा था, कुछ इस प्रकार से यहाँ तक आ गई। रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। अब पूरे अफ्रीका में जब यह बीमारी फैली तो यहाँ के लगभग 90% जो जानवर थे वो मौत के मुँह में समा गए। पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए। अब जिन लोगों के पास पैतृक संपत्ति या पशु थे, उन लोगों के जीविका के साधन ही चले गए क्योंकि बहुत सारे पशु मर गए थे। अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकार ने बचे कुचे पशु भी अपने कब्जे में कर लिए। जो 10% के आसपास जो पशु बचे हुए थे, उनको औपनिवेशिक सरकार ने अपने अधीन कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। बचे खुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का बेहतर मौका हाथ में लग गया था। अब इस तरह से हमने देखा कि अफ्रीका के जो जानवर थे वो भी जब औपनिवेशिक शासन के हाथ में चले गए तो अब अफ्रीका को गुलाम बना लेने में कोई भी कसर बाकी नहीं रही, या कह लेंगे कि अफ्रीकी लोगों का जो जीवन था वो पूरी तरह से यूरोपियों के हाथ में आ गया था। 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों की ऐसी और भी कहानियाँ देखी जा सकती हैं। तो बताया गया कि 19वीं सदी के दौरान ऐसी बहुत सारी कहानियाँ पूरे विश्व में पाई जा सकती हैं जिनके आधार पर यह निर्णय किया जा सकता था कि किस तरह जो औपनिवेशिक शासन थे उन्होंने अपने उस क्षेत्र को जीवन जीने के लिए, अपने हिसाब से जीवन जीने के लिए विवश किया। तो ये वीडियो हम यहीं पे रोक रहे हैं। अगला वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तब के लिए थैंक यू।